कृष्णा और मैं हूं रजतपुरा आपके साथ। फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ और कई बार अपने बयानों की वजह से विवाद में रहने वाले एक और उन्होंने बयान दिया है। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही कि अगर हमें चाइना का सपोर्ट मिले तो आर्टिकल 370 जो एब्रोगेट किया गया था पिछले साल 5 अगस्त को, उसे वापस से हम ले आएंगे। और इसी बात पर लगातार चर्चा चल रही है और हम भी इसी पर चर्चा करेंगे। और जम्मू की या जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स किस तरह से इस समय चल रही है, क्या गतिविधियां उसमें चल रही हैं, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया जी मौजूद है। जसरोटिया साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। जसरोटिया साहब, सबसे पहले रिएक्शन चाहूंगा इसी बयान पर, क्योंकि पहले भी हमने देखा, उससे पहले जब द वायर को एक इंटरव्यू उन्होंने दिया उस पर भी चाइना को लेकर उन्होंने कहा कि जी चाइना जो है वो हमारा साथी है और हमेशा जो कश्मीरी लोग हैं वो चाइना के ज़्यादा समझते हैं बनिस्बत इसके कि वो इंडियंस को अपना समझे। और अब एक और बयान उनका एक बार फिर से आया है कि चाइना जो है अगर वो हमारी मदद करेगा तो आर्टिकल 370 जो हटाया गया था हम वापस से ले आएंगे। रजत जी, धन्यवाद पहले तो आपका। जहाँ तक रही बात, जहाँ से आप शुरुआत कर रहे हैं, जो पुराने बयान की फारूक साहब के कि इन्होंने जो बयान दिया था उस समय द वायर को, उसको भी मैंने बड़ी एक अच्छे ढंग से काउंटर किया था इसको। अगर आपको याद होगा तो काफ़ी मेजर न्यूज़पेपर्स ने भी वो चीज़ उठाई थी। बेसिकली मैं आपके चैनल के इस माध्यम से लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर फारूक साहब का असली चेहरा है क्या है। क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके चेहरे के पीछे जो छिपी हुई राजनीति है वो उसे आज के लोग, ना तो जम्मू के लोग तो खैर कभी समझ नहीं पाए, वो तो हमेशा धोखे में रहे, लेकिन कश्मीर के लोग भी कभी ना समझ पाए। हमें किसी भी चीज़ को जानने से पहले रजत जी उसके इतिहास में जाना ज़रूर चाहिए। जब हम इनके इतिहास में जाएंगे, इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के इतिहास में जाएंगे, तो आपको याद होगा जिसने ये पार्टी फार्मूलेट की थी मरहूम शेख साहब। तो शेख साहब ने उस समय ये जो पार्टी फार्मूलेट की, तो उससे पहले उनका सियासी विजन क्या था, उन्हें यहाँ पर किसने भेजा था। उन्हें जब यहाँ पर भेजा गया था तो हमें आज भी याद है कि वो एक षड्यंत्र था। वो षड्यंत्र उस समय के अंग्रेज़ों ने खेला था और उस समय जो मौजूदा वहाँ पर नेहरू जी थे उनके साथ मिलकर ये षड्यंत्र खेला गया था। तो अंग्रेज़ों की प्लांटेशन थे शेख अब्दुल्ला जी यहाँ पर, और शेख अब्दुल्ला साहब जो थे, जो आपको पता है कि उनकी पिछली बैकग्राउंड क्या रही और कितने ही वो वेल ऑफ थे, लेकिन देखते ही देखते आज आप देख लीजिए फारूक साहब के कितने असेट हैं या उमर साहब के कितने असेट हैं, ये कहाँ से सब कुछ हुआ, ये लोगों को अच्छा भला पता है। अब मैं जो मेन बात करूंगा, कश्मीर जहाँ से ये लोग आते हैं और जहाँ की खुद को जहाँ का लीडर भी ये कहते हैं और कश्मीरियों के रहनुमा भी खुद को कहते हैं, ऐसा इनका इंटरव्यू में कहना है। अगर आप देखें जो इनकी हिस्ट्री है, शेख साहब ने जब ये संगठन बनाया तो सबसे पहले उन्होंने कश्मीर के लोगों से चंदा इकट्ठा किया। ये अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे आपको पता लगेगा, कश्मीरी इसके लिए वॉच कर सकते हैं। चंदा इकट्ठा किस लिए किया था? चंदा उन्होंने इकट्ठा किया था कश्मीरियों को, ये उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पाकिस्तान बनाऊंगा, मैं पाकिस्तान के साथ मिल जाऊंगा, ये कहकर कश्मीरियों से चंदा इकट्ठा किया गया था। बाद में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो आपके सामने है। अब इनका इतिहास आपके सामने आ गया। अब बात आई जब ये चीज़ बदलती बदलती फिर फारूक साहब ने गद्दी संभाल ली। फारूक साहब ने गद्दी संभाली और उसके बाद उन्होंने कश्मीरियों को फिर से वही इसी तरह के आश्वासन देना शुरू किए। और हुआ यह कि इस पार्टी ने कभी भी कश्मीरियों को सेंटर के साथ नहीं जुड़ने दिया। और सेंटर में भी उस समय कुछ ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि यहाँ पर बस ऐसी टर्बुलेंस रहे और कभी भी यहाँ पर अमन चैन ना हो, अपनी रोटियाँ सेकी जा सकते हैं। देखें इनके, मैं इतिहास की रजत जी आज एक एक चीज़ का पर्दाफाश कर देना चाहता हूँ। सन 87 के चुनाव, उसके अंदर आपको पता है MUF नाम से एक पार्टी बनी। MUF के कैंडिडेट्स ने मैक्सिमम सीट्स उस समय निकाली थी, ये हिस्ट्री गवाह है। लेकिन इन्होंने उस समय जीते हुओं को हराया हुओं को जिताया। कैसा षड्यंत्र सेंटर के साथ मिलकर इन्होंने चला। उसके बाद ही लोगों ने गन वन उठाना शुरू कर दी। और यहाँ तक कि अगर आपको याद होगा, जगमोहन जी जो काफ़ी काबिल एक हमारे यहाँ पर गवर्नर रहे हैं, उन्होंने एक किताब में भी अपने मेंशन किया हुआ है कि किस तरह से फारूक साहब ने अपने ही खुद के कार्यकर्ता को कहा कि आप पाकिस्तान जाइए और ट्रेनिंग लेकर आए। ये उनकी किताब में लिखा हुआ है। 1991 की, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, फरवरी के महीने की ये सारी की चीज़ें हुई हैं। तो ये जगमोहन जी खुद इस चीज़ को बता रहे हैं कि यहाँ पर उस समय का मुख्यमंत्री खुद कहता है अपने लोगों के भाई पाकिस्तान जाओ और हथियार उठाओ। और उसके बाद दूसरी तरफ ये अगर देखा जाए, जब वहाँ पर कत्लो गारत शुरू हो गई, आग लग गई, फारूक साहब ने अपना यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधा और कहाँ पहुँच गए लंदन। अब लंदन पहुँच गए और पीछे कश्मीर में जो भी कत्ल, इतना खून बहता रहा। तो ये खुद कहाँ पर थे? फिर ये अपने आप को कश्मीरियों का रहनुमा कहते हैं। तो मुझे तो लगता है अगर कश्मीर के लोगों को कम से कम ये तो जानना चाहिए कि फारूक साहब का असली चेहरा क्या है। वो तो आज तक वो पहचान ही नहीं पाए। अब मैं उसके आगे अगर आपके साथ बात करूं इसके बाद, तो ये
अब जो आज की बात वो ये है कि फारूक साहब और उनकी पार्टी का जो सियासी वजूद है ग्राउंड पर वो ख़त्म हो चुका है। अब उनको पॉलिटिक्स में बने रहने की एक पुरानी आदत है, तो वो कोई ना कोई ऐसा बयान देते रहते हैं कि जिससे कि कहीं ना कहीं एक तो लाइमलाइट में रहें, एक मीडिया उनको कवरेज देता रहे। और जिन कश्मीरियों की ये बात करते हैं, सबसे पहले तो फारूक साहब, आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि आप इन कश्मीरियों के लीडर हो ही नहीं। अगर आप इन कश्मीरियों के लीडर होते तो जब आपको नज़रबंद किया गया, कम से कम कोई एक तो आता आपकी फेवर में बोलने के लिए, कोई एक प्रोटेस्ट तो होता। मैं कहता हूं कोई एक बात तो करता कि फारूक साहब को आपने घर पे अरेस्ट करके गलत किया। वो तो ये एलिगेशन लगाते हैं क्योंकि सारे लोग बंद थे, सब लोगों को वहां पर आर्म्स जो है तो वो लोगों को लगा दिया गया, काफ़ी सारी हर जगह पर आर्मी थी, पुलिस थी, इसकी वजह से वो लोग बाहर नहीं निकल पाए, नहीं तो काफ़ी हंगामे हो सकते थे। अरे ये तो फिर वही कितना हास्यास्पद है ये कि जब लोग बाहर आने वाले होते हैं, लोग किसी चीज़ को प्रोटेस्ट करते हैं कश्मीर में, तो वो किसी को मानते हैं? फिर तो वो किसी चीज़ को नहीं मानते। लेकिन वो लड़ेंगे किसके लिए? कम से कम उनका लोकप्रिय नेता तो हो। आज तो कश्मीर में कोई लोकप्रिय नेता है ही नहीं, क्योंकि जिनको वो लोकप्रिय समझते थे उन्होंने ही उनकी कब्र खो दी, वो बड़े अच्छे ढंग से जानते हैं। इसीलिए उनकी फेवर में किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई वहाँ पर। ये रियलिटी जब उनको पता लग चुकी है कि आज कश्मीर के लोग, और मैं आपको खुद बता देना चाहता हूँ क्योंकि मेरी कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा दोस्ती और काफ़ी लोग मेरे जान पहचान में हैं, जब मैंने उनसे पूछा भाई आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, कहते जी हम तो बड़े खुश हैं। हम तो कहते हैं इनको अंदर ही रखो, बाहर क्यों निकालना आपने, ताकि लोग जिन्होंने इतने साल हमें कंट्रोल किया है वो अब थोड़े बैठे हैं, क्योंकि उनको अब पता लग गया है कि इन लोगों ने अपनी सियासियाँ रोटियाँ सेकने के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान की नाम पे सियासत की, कश्मीर और दिल्ली के साथ हमेशा मतभेद बनाकर रखे, 370 जैसे आर्टिकल, ड्रैकोनियन आर्टिकल की आड़ में रहकर इन्होंने कश्मीरियों को बेवकूफ़ बनाया। मैं नहीं कहूँगा कि भाजपा ने को बहुत ज़्यादा, भाजपा ने तो पैसा दिया ही दिया कश्मीर के लिए, लेकिन उससे पहले वाली पार्टियां भी दिया करती थी। ठीक है, भाजपा के जितना नहीं दिया होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो पहली पार्टियां भी देती रही जो सेंटर में सरकारें थी। अब वो पैसा कहाँ पर गया? कभी किसी ने कश्मीरी ने इनसे पूछा? वो 370 की आड़ में, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, वो जितना पैसा आता था वो ये और इनकी जो धमाल चौकड़ी थी, इनके जो लीडरान थे, वो अपनी जेब में डाल रखे थे। और उसी का एक नतीजा शायद मुझे लगता है जो परसों एक हाई कोर्ट की एक जजमेंट भी आई है रोशनी एक्ट को लेकर, क्योंकि कई सारे लोगों की एलिगेशन है कि आर्टिकल 370 की आड़ में ही ये जो कानून जो लाया गया था और इसका फायदा उन लीडर्स को हुआ जो अपनी रोटियां सेकना चाहते थे। देखिए इसी आड़ में इन्होंने रोशनी एक्ट, जो रोशनी एक्ट का नाम कहाँ से आया कि जो क्यों बनाया, इन्होंने कहा जी हम डैम बनाएंगे इससे, और 24,000 करोड़ की इन्होंने वो पैसे इकट्ठे करने के लिए ज़मीनें बेचना शुरू की। अब ज़मीनें कितनी बेची आप हैरान हो जाएंगे, लाखों कनालों के हिसाब से ज़मीनें इन्होंने दे दी और सब षड्यंत्र के अंदर दी। और कुल पैसा कितना इकट्ठा हुआ? 74 करोड़। उसका भी कोई अता पता नहीं है कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो रोशनी एक्ट के अंदर इन्होंने पूरी की पूरी स्टेट की ज़मीन कौड़ियों के भाव बेच दी, और बेची भी किसी एक समुदाय को बेची। अगर आप देखेंगे 90% उसके ओनर्स कौन है तो आपको खुद पता लग जाएगा। तो इसी तरह के स्कैम इसीलिए किए जाते थे कि कहीं पर अगर 370 और 35 से टूट गया तो कल तो कोई अकाउंटेबिलिटी बन जाएगी। और आज फारूक साहब जो इनका अचानक से आप देखें कितना तगड़ा यू टर्न करते हैं, ये आज इनका चीन के लिए प्रेम जाग पड़ा। आप देखिए हम देख रहे हैं कि LAC पर जिस तरह से चीन हिमाकत कर रहा है, हमारे इतने जो जवान हैं उनको भी उन्होंने शहीद कर दिया। देखें कितना दुर्भाग्य है कि फारूक साहब जिन्होंने इसी संविधान की कसम उठाकर यहाँ पर मुख्यमंत्री बने, इसी संविधान की कसम उठाकर आज वो मेंबर पार्लियामेंट बने हुए हैं। मुझे लगता है कि कितना दुख भरी बात है कि इसी देश के जवान आज गलवान में जाकर शहीद हो जाते हैं और ये फारूक साहब अपना चाइना के लिए प्रेम दिखाना शुरू हो जाते हैं। अरे आपके साथ कौन सा, और मैं फारूक साहब क्या फारूक साहब के साथ की जो पार्टी है इनकी कांग्रेस, उसको भी आज मैं कटघरे में लाके खड़ा करना चाहता हूं। अगर आप बात करते हो चीन की साथ, सन 1962 के अंदर इन्होंने जो अक्साई चीन जब इन्होंने परोस दिया चाइना को, तब सेंटर में किसकी सरकार थी? यहाँ कौन था? इसी तरह से अगर आप चलें चाबी वैली, डूम वैली, और लेटेस्ट अगर आपको बताऊं तो रेकी नाला, जो ज़्यादा दूर ना आप जाते हुए 2013 में इन्होंने खुद अगेन परोसा है जाके चाइना को। उस समय सेंटर में कौन था? आपको पता है मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, और यहाँ पर कौन थे? यहाँ इनके साहबजादे उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि चीन के साथ इनका कोई अंडरग्राउंड कोई ऐसा पैक्ट साइन हुआ है? क्योंकि ये जितनी मैंने आपको एरियाज बताए हैं जो हिंदुस्तान ने दे दिए थे उस समय चाइना को, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी और साथ ही में एक RGF हुआ करती थी, राजीव गांधी फाउंडेशन, उसमें चाइना से पैसा आता है।
तो ये कहीं पर आज राजीव इनको फारूक साहब को कहीं ये तो नहीं लग रहा कि कहीं हमारा पुराना कोई कच्चा चिट्ठा ना निकल के बाहर आ जाए कि हम जो है कि चाइना के साथ हमारी कोई एक अंडर द टेबल कोई ऐसी ट्रीटी चल रही थी, इसीलिए चाइना के लिए इनका प्रेम जाग चुका है। ये कहीं वो कांग्रेस के लिए बैटिंग तो नहीं कर रहे, ये आज जानने की जरूरत है हर इंसान को। और फारूक साहब अगर बार बार चीन का नाम लेते हैं, बार बार चीन का नाम लेते हैं, तो इसमें फारूक साहब का एक नया षड्यंत्र सभी को नजर आ रहा है। एक्सपोज तो वो सबके आगे हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है आज एक आम इंसान को, चाहे भले वो कश्मीर का ही क्यों ना हो, आज उन्हें ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि बताएं, कभी ये अपने आप को पाकिस्तान का हिमायती समझते हैं, कभी ये आपको कभी हिंदुस्तानी भी बन जाते हैं बीच में, कभी कभी ये बन भी जाते हैं, कभी बन जाते हैं हिंदुस्तानी भी बीच में, और फिर आज ये इन्होंने चाइना का वो वाला झंडा पकड़ लिया। आपको लगता है कि जो आम जनता जैसे कश्मीर के हैं, जैसे अभी कुछ ही हम देखें पिछले कुछ 1.5-2 साल में बैक टू विलेज के कार्यक्रम हुए या और कोई जो इनिशिएटिव लगातार इंडियन गवर्नमेंट या फिर जम्मू कश्मीर की यूटी गवर्नमेंट ले रही है, अब आम जनता ये समझ रही है कि ये जो लीडर्स थे जिन्होंने हमें कंट्रोल किया, हमारे ऊपर डोमिनेंस की, और हमेशा जो है हमारी जो फायदे हमें मिलने चाहिए थे वो डायरेक्ट हमें बेनिफिट्स नहीं मिलने दिए, जिसकी वजह से एक नाराजगी उनकी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ हमेशा रहती थी। देखिए ये तो रहा, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अगर आपको पीछे याद होगा, राजीव गांधी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार में उन्होंने खुद, राजीव गांधी जी ने ये ऑन द रिकॉर्ड्स एक चीज़ मानी हुई है कि हम यहाँ से 100 रुपया भेजते हैं और उसमें से सिर्फ 1 रुपया ही पहुँचता है गरीब तक, 99। अब 99 कहाँ जाता है? तो कांग्रेस के कौन कौन से नेता, क्योंकि अगर कांग्रेस की सरकार थी तो बिचौलिए भी कांग्रेस के रहे होंगे, तो वो 99 कहाँ जाते थे? गरीब आदमी के लिए पैसा तो पहुंचता नहीं था। आज जब आपने जनधन खाते खुलवा दिए, आज जब जो भी पैसा सेंटर भेज रहा है वो पूरे का पैसा जो है अगर डायरेक्टली इनके गरीबों तक पहुंचना शुरू हो गया, हर एक चीज़ का बेनिफिट, हर एक स्कीम का बेनिफिट, आयुष्मान भारत की स्कीमें हों, कितनी सारी स्कीमें आज गवर्नमेंट ने चलाई हैं, तो ग्राउंड पे जब ये चीज़ें लोगों तक पहुंच रही है, लोगों को तो पहले ये हैरानगी हो रही है, क्या ऐसा भी हो सकता था? अब देखिए सरकारें कर सकती थी, किया क्यों नहीं? अब 1 मिनट के लिए आज जैसे मुद्दा बना लिया कांग्रेस सरकार ने मिलकर, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी साथ में मिलकर मुद्दा बना रही है किसानों का। अब मुझे बताओ, आज तक अगर आपने किसानों की फेवर में, किसानों के हक में अगर कोई बात की होती, तो 60-70 साल इस देश को आज़ाद हो गए, किसान आज तक वेल ऑफ क्यों नहीं हुआ? तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम तो रही। जिन मंडियों की बात, जिन बिचौलियों की बात करते हैं, रजत जी मैं आपको बताऊं, 84,000 करोड़, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 84,000 करोड़ जो है दैट वो बिचौलिए ही ले जाते हैं जी। किसान की किसान तक नहीं पहुंचता, बिचौली इतना पैसा खा जाते हैं। तो अगर ये पैसा सारे का सारा डायरेक्ट किसान को पहुंचेगा, तो कांग्रेस को पता है ये किसान आने वाले टाइम में वेल ऑफ हो जाएगा, तो सबसे पहले हम ही से पूछेगा, भाई 60-70 साल आप लोग क्या करते रहे? मोदी जी ने एक स्कीम चलाई और आज हमारे जेब में पैसा आना शुरू हो गया, आज हमारी पैदावार का हमें हक मिलना शुरू हो गया। ये सिर्फ हवा की बातें करते हैं। जिस फार्मर एक्ट की बात उस तरफ चली गई है, एक्ट में ये लोग बात करते हैं पेरिशेबल गुड्स की। आप कांग्रेस के किसी नेता से पूछ लीजिए पेरिशेबल गुड्स का मतलब क्या है, उनको ये भी नहीं पता होगा। और यहाँ मैं आपको बताता हूँ, जो मोदी सरकार है, हमने भी पिछले दिनों जो चीज़ हमने प्रमोट की, जिसके अंदर 1 लाख करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ इन पेरिशेबल गुड्स के लिए खर्चा जा रहा है। वो कैसे खर्चा जा रहा है रजत जी? हर एक जगह पर कोल्ड स्टोरेज बनाई जाए, हर एक छोटे छोटे जिलों में भी कोल्ड स्टोरेज है, ताकि अगर केरला का किसान भी अगर कोई चीज़ बेचना चाहता है तो कम से कम वो उस टाइम तक वेट करे जब तक उसे उसकी सही कीमत मिले। आप देखिए लिंक कितने दिमाग से ये सरकार चल रही है। लिंक देखिए कैसे होता है। अगर आपने पेरिशेबल गुड्स इकट्ठी कर भी ली, लेट अस से केरला में या तमिलनाडु में आपने इकट्ठी कर ली, अब उसको अगर जम्मू पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाएंगे? 10-12 दिन ट्रक लेता है पहुंचने में, या ट्रेन लेती है, तो वो तो खराब हो जाएंगे। अब हर एक ट्रेन के लास्ट में आप एक बोगी लगा रहे हैं, जिसको कोल्ड स्टोरेज बोगी कहते हैं। वो क्यों लगा रहे हैं? ताकि वहां का किसान अगर मुझे कुछ देना चाहता है तो जम्मू में से अच्छी कीमत मिलती है तो मिल जाए। ऐसा टेक्निकली कांग्रेस भी कर सकती थी, क्यों नहीं किया? क्योंकि इनकी वो नियत ही नहीं थी कि किसान जो सारे किए जा सकते हैं बट नहीं हो रहे। बट अगर हम बात करें कश्मीर और जम्मू में जो हमेशा विवाद रहा है, कई सारी कोई भी चीज़ हो, चाहे वो जेके बैंक का मसला हो, चाहे हाल ही में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का मसला हो, या किसी भी और चीज़ हो, कश्मीर की बात सबसे पहले आती है। कश्मीर जो है जी, इस पर बात होनी चाहिए। अब जम्मू का कोई नेता कोई बयान भी दे दे कोई बड़ा, पर उस पर कोई बातचीत नहीं होती, ना उसको नेशनल मीडिया करता है, ना ही हमारे कोई यहाँ के लीडर्स करते हैं, ना ही मीडिया उस तरह से उस पर बात करता है। क्या जम्मू अभी भी अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहा है?
देखें, ये जो जम्मू वालों के साथ भेदभाव है ये आज का नहीं है। सन 1957 की जो पहली इलेक्शन हुई थी, जब आपको पता, उससे पहले तो वैसे ही नॉमिनेट हुए थे, तब से ही जम्मू वालों के साथ ये नाजायज़ होता आया। इसमें कुछ गलत नहीं। अगर आपको याद होगा 20 लाख के करीब, शायद अगर मैं गलत ना हूँ, 20 लाख के करीब जम्मू की पॉपुलेशन थी और 17 लाख के करीब जो है कश्मीर की पॉपुलेशन थी, और 2 या 3 लाख उस समय भी लद्दाख की पॉपुलेशन रही। उस समय जब सीटों का बंटवारा किया गया तो 40 वो ले गए और 30 के 32 के करीब हमारे को दी। तो आप देखें, ये डे वन से ही जम्मू वालों के पीछे कश्मीर के लोग पड़े थे, और कश्मीर के लोग नहीं, मैं कहूंगा कश्मीर की सियासी पार्टियां पड़ी थी। आप खुद देख लीजिए किस तरह से हमारे को इतने दशकों से, मैं कहूं कि जम्मू के लोगों को सप्रेस किया जा रहा है। लेकिन अब एक ऐसा मौका आया जब यहाँ के 25 नुमाइंदे जीत कर गए और ये सब के सब जम्मू के लोगों ने जिताया, उसके बाद ही यहाँ पर ये सारी की सारी चेंजेस आना शुरू हुई। क्या कभी कोई अपने सपने में भी सोच सकता था कि 370 और 35 से आपको छुटकारा हो सकता है? कर दिखाया। तो किसने दिखाया? भाजपा ने कर दिखाया। आज अगर जम्मू के लोगों के हक की बात हो रही है, आज जम्मू के लोग अगर अपनी बात भी करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि भाजपा उनके साथ खड़ी है, इसलिए अपने हक की बात करते हैं। ठीक है, मैं समझ सकता हूं कभी ना कभी उनको लगता होगा, लेकिन एक चीज सोचें, पूरे निजाम को, पूरे सिस्टम को बदलने में टाइम तो लगता है। आप साल 6 महीने के अंदर कहें सब कुछ बदल जाए, ऐसा नहीं होता। जहां तक आपने J&K बैंक रिक्रूटमेंट की आपने जो लिस्ट की बात की है, ये जब बनी थी लिस्ट, कुछ भी इस पे बयानबाजी हुई होगी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं फैक्ट्स की हमेशा बात करता हूं। आप देखें, ये जो लिस्ट निकलेगी या कोई भी अगर लिस्ट निकलती है, क्या उसके अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का हिस्सा नहीं होता? क्या उसके अंदर ALC और बाकियों का हिस्सा नहीं होता? जब आप उन नॉर्म्स के ऊपर लिस्ट नहीं निकाल रहे हैं तो फिर आप बाकी सबके साथ तो नाजायज कर रहे हैं। अब अगर ये निकलेगी रिक्रूटमेंट, नौकरियां वहीं की वहीं हैं, लग तो नहीं गया कोई। जब निकलेगी पूरे नॉर्म्स के अंदर निकलेगी, SC को अपना हक मिलेगा, ST को अपना हक मिलेगा, ओपन मेरिट वालों को अपना हक मिलेगा, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं जिनके उतना नहीं, उनके लिए एक अलग से कोटा बना हुआ 10% का, वो अलग से मिलेगा। उसके अंदर किसी जाति का नहीं है, भले वो अगर किसी स्वर्ण जाति का भी उसके अंदर फॉल करता है, उसको भी एक कोटा मिलेगा। तो ये चीज़ें होना भी ज़रूरी है। अब इसको कोई कहे जी बीजेपी ने ऐसे कर दिया, तो वो तो साफ साफ रजत जी इस पर सियासत कर रहे हैं। पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहे हैं अभी कि भारतीय जनता पार्टी खुद ही सत्ता में है, वो खुद ही सारे रूल्स भी ला रही है। जैसे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की अगर मैं बात करूं, पहले सरकार में अगर सेंटर की बात करूं या यूटी गवर्नमेंट की बात करूं, तो भारतीय जनता पार्टी ही पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है सारी चीज़ें। बावजूद उसके एक फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की लिस्ट आती है, उसमें कई सारी गड़बड़ी मिलती है, और उसके बाद BJYM और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं। मतलब ये भी एलिगेशन लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और अपोजिशन के पास एकलौती जो अपॉर्चुनिटी है कि वो प्रोटेस्ट करे, वो भी आप जा रहे हैं। देखें, पहले तो अपोजिशन की मंशा प्रोटेस्ट करने वाली होनी चाहिए। इससे पहले मैं आपको फायर एंड इमरजेंसी लिस्ट का अगर मैं जवाब दूं, मैं आपको SRO 202 की बात करूंगा। SRO 202 की फरवरी में ही कमेटी उस समय मुर्मू साहब ने बना दी हुई थी। इन लोगों को पता लगा मार्च में, अब इनको पता है कमेटी का गठन हो चुका है, इसका रिजल्ट निकल आना है, तो मार्च में इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू। तो आप समझ सकते हैं कि सियासत ज़्यादा है, मंशा सीधी नहीं है। हमारे अगर BJYM वालों ने प्रोटेस्ट किया तो लॉजिकल प्रोटेस्ट किया। अब मैं इस प्रोटेस्ट और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जो लिस्ट है उसके ऊपर जाना चाहता हूँ। देखिए, मैंने आपको पहले कहा, पिछले कुछ ऐसे सिस्टम यहाँ पर इतने दशकों से रहे कि वो सिस्टम के अंदर भी आज की डेट में 90% के लोग कहाँ के हैं आपको पता है। अब इसके अंदर चूक कोई वो एडवर्टाइजमेंट निकालने में नहीं हुई है। चूक कहाँ पर हो गई? चूक भी नहीं हुई। ये तो देखिए, क्राइम कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। ये ऐसा क्राइम किया गया कि उस पेपर को आउट कर दिया गया पहले, जो एज पर रिकॉर्ड, अगर पेपर ही पहले आउट हो गया। पेपर तो सरकार ने आउट नहीं किया, ना भारतीय जनता पार्टी ने किया। पेपर किन्होंने आउट किया आपको पता है। और आउट होने के बाद ये नहीं कि कश्मीर में इसका प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कश्मीर के पूरे युवाओं ने, मेरे साथ उस दिन थे हमारे वहाँ पर बड़े अच्छे हमारे प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर जी, ऑनलाइन थे हम लोग सारे इस मसले के ऊपर। मैं आपको बताता हूँ, कश्मीर के लोगों ने भी कहा जी 90% तो बड़गाम किया है, क्योंकि वो पेपर सबसे पहले बड़गाम में सर्कुलेट हो गया। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी का कसूर नहीं है, कसूर है उस सिस्टम का। और हमने इमीडिएटली इस चीज़ की कॉग्निजेंस लेते हुए हमारे प्रेसिडेंट श्री रविंद्र रैना जी ने इमीडिएटली उस समय LG साहब से बात की और चीफ सेक्रेटरी साहब उसी समय हरकत में आए। और मुझे लगता है जहां तक ये लिस्ट बड़ी जल्दी जो है वो रोक दी जाएगी और आने वाले वक्त में ज़रूर इंसाफ होगा, क्योंकि लिस्ट में वैसे भी अगर आप देखें तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी जम्मू वालों के साथ होती है। अब ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये चीज़ें इसलिए आ रही हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। लेकिन अपोजिशन की बात आती है तो अपोजिशन करने की कम से कम आपके अंदर वो आपकी इंटेंशन तो राइट होनी चाहिए। सिर्फ आप पब्लिसिटी के लिए करो, जैसे आपको मैंने SRO का दिया, पता भी है कि समिति का गठन हो चुका है, लेकिन कौन कल तक उसका फ्रूट लेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, रोशनी एक्ट के ऊपर जैसे बात हुई, आपके सामने इतना बड़ा स्कैम नज़र आया। आपको याद होगा कि इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन शायद 2018 के अंदर ही ये आते ही सबसे पहले उस समय गवर्नर साहब ने आते ही सबसे पहले ये इस चीज़ पे कानून पास कर दिया था कि आप स्टेट लैंड अब नहीं बेच सकते किसी को भी। तो वो किसने किया?
भाजपा ने किया। ठीक है, आगे तो अच्छा है कि किसी ने अगर उसके ऊपर PILB फाइल कर आगे काम चल रहा है, लेकिन सबसे पहला काम इमीडिएटली किसने रोक लगाई? भाजपा ने लगाई। तो लोगों को सिर्फ आज की डेट में क्यों नजर आता है? क्योंकि जो अपोजिशन है ये क्लूलेस है, इनके पास आज कोई मुद्दा ही नहीं है। गरीब आदमी की जेब में पैसे आ रहा है, उज्ज्वला स्कीम से लोगों के घरों पे चूल्हे जल रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन से आज आप देख लीजिए महिलाओं को बेचारों को दिक्कत नहीं आती कहीं पर भी। हिंदुस्तान जो है दिन बर दिन सफाई की तरफ जा रहा है, तो इनके पास मुद्दा कोई बचा नहीं। अब कुछ ना कुछ तो बात करेंगे। रोशनी एक्ट को लेकर अंकुश शर्मा ने भी एलिगेशन भारतीय जनता पार्टी पर लगाए कि उन्होंने कोशिश की थी कि इस पर जो है इस कानून को पूरी तरह से हटाया ना जाए और कई सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं। नहीं देखें, मैं तो कहूँगा ठीक है अंकुर शर्मा जी ने लगाई, तो मैंने अंकुर शर्मा जी को पहले ये जवाब दे देता हूँ यहाँ से कि 2018 में तो आते ही हमने बंद कर दिया। पर उन्होंने, उनका ये मानना है कि PIL तो 2014 में उन्होंने लगाई थी और उससे पहले। लेकिन देखिए PIL अगर आपने 2014 में लगाई थी तो 18 तक उस पर कुछ हुआ क्यों नहीं? पहली बात जी। अगर आते ही 2018 में हमारे गवर्नर साहब ने यहाँ पर आते ही सबसे पहले अगर स्टेट लैंड आज के बाद आप नहीं बेच सकते हैं किसी भी आम आदमी को, या किसी को भी आप नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, तो किया तो भाजपा ने ना। तो हर एक इंसान का कंट्रीब्यूशन होता है। आप भी जम्मू की बात करते हैं तो आप भी जम्मू के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सब मिलकर ही चलेंगे तभी आगे जाकर ये कारवां आगे बढ़ पाएगा। वरना यहाँ पर जो आज तक दशकों से जम्मू वालों के साथ जो नाइंसाफी होती है वो होती रहेगी। जी, धन्यवाद अभिजीत जी पूरी बातचीत के लिए। और उम्मीद करते हैं कि जम्मू जो हमेशा अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए लड़ता रहा है, अभी भी कई सारे हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ हो तो कश्मीर की बात पहले होती है, जम्मू की बात में। आने वाले समय में ऐसा ना हो। और जिस तरह से अभिजीत जी ने बात कही है कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में जो भी फेयर होगा, जो भी बच्चों के हक में होगा, एस्पिरेंट्स के हक में होगा, उसी पर डिसीजन जो है वो सरकार द्वारा, यूटी गवर्नमेंट द्वारा लिया जाएगा। और उम्मीद है कि वो जल्द ही डिसीजन हमारे सामने आ जाए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। मुझे और मेरे कैमरामैन कमल सिंह को ऐसी और चर्चाओं के लिए बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।